नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राथमिक स्तर का जो पेपर है सीटेट का, उसके सलूशन के बारे में। जैसे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका सलूशन कराया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से जुड़े रहिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। और उसके साथ साथ अपने दोस्तों और यारों को सबको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो उनको सीटेट में पास कराने के लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बाल विकास के 30 क्वेश्चन आते हैं, वो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे। कब परीक्षा तिथि क्या थी? 4 फरवरी 2023 को जो परीक्षा हुई थी, उसके जो सीडीपी का क्वेश्चन पूछा गया था उसके हम लोग सॉल्यूशन कराएंगे। और ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ओके दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया गया है उसको ध्यान से सुनिएगा। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो मैंने सीडीपी के जो वीडियो है प्रोवाइड कराया प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिससे आपको हेल्पफुल होगा कि आप जाकर के वहाँ पे सारे जो प्लेलिस्ट सीडीपी के हैं उसको आसानी से देख लेंगे। जब देख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन दिया गया है? विकास विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? देखिए सही नहीं है यहाँ पे पूछा है, ये मेन पॉइंट है। ये नहीं है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, अगर अगर आप जानते विकास के पहलू जानते भी हैं, कौन सा कथन विकास के बारे में सही है ये जानते भी हैं, तब भी आप ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने नहीं को नहीं देखा, इसलिए। तो इसलिए आप दोस्तों क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पूर्वक पढ़ना है। ये एनसीईआरटी का पैटर्न है। एनसीईआरटी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, लोगों को फंसाने का काम करता है, इसलिए आपको फंसना नहीं है। इसलिए रिजल्ट जो है कि 8% रिजल्ट आता है। 100% में से पूरे इंडिया के लोग एग्जामिनेशन देते हैं और 8% रिजल्ट आता है, 11% रिजल्ट आता है। कभी भी 30% से रिजल्ट ज़्यादा गया नहीं है। इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। क्या दिया? ऑप्शन ए दिया क्या? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ये सही है दोस्तों। क्या है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, मीन्स द चिल्ड्रेन डेवलप्ड एट डिफरेंट रेट्स। ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बी, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। जो विकास होता है क्रमिक होता है। जैसे मतलब मैंने पढ़ाया है कि सिर से पैर की तरफ विकास होता है, तो क्रमिक होता है, एक क्रम से चलता है, सीरियल से चलता है। तो दोस्तों पॉइंट बी जो है ये भी सही होगा। इसमें पूछा क्या है? नहीं सही है, तो ये सही होगा, तो मीन्स ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? आनुवंशिकता विकास का एक मात्र कार्य है। मात्र कार्य केवल, देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर केवल की बात आती है, मात्र की बात आती है, ओनली जहाँ पे आएगा तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। ठीक है, ओनली रहेगा, मात्र रहेगा, तो वो ऑप्शन गलत होगा। इसलिए यहाँ पे मात्र जब आया इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या जो है? विकास निरंतर रूप से होता है, मीन्स बच्चा विकास जो होता है ओम टू टोम टोम चलता है। मीन्स क्या होता है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक विकास चलते रहता है। तो ये भी पॉइंट सही है, तीनों पॉइंट सही है। बट ये है कि इसमें नहीं सही है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, यही नहीं सही है। अब आइए इसके बारे में जिसका एलोब्रेशन जो है उसके बारे में समझ लेते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्या दिया है कि आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। ये गलत है। क्या? आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, विकास के संदर्भ में यह कथन सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है मीन्स गलत है। ठीक है, क्योंकि आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों ही बच्चे के विकास के निर्धारक होते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही बच्चों के विकास के निर्धारक होते हैं। और एक व्यक्ति का विकास कैसा होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति का विकास कैसा होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति कितना विकसित हो सकता है यह आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। कि कितना विकसित हो सकता है उसके हेरिडिटी पर निर्भर करता है। और विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत तथा संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल होता है। इन सब सारी चीज़ों का भी विकास शामिल होता है। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व, मतलब गर्भ, जन्म से पूर्व मतलब कि
मतलब गर्भ में ही होता है, ठीक है, प्रारंभ हो जाती है। और विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था, मैच्योरिटी इत्यादि परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है, ठीक है दोस्तों। ये उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है कि विकास के बारे में कुछ निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं। कुछ उसकी विशेषताएं क्या हैं कि विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, सीरियल बाय सीरियल होता है विकास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। ऑप्शन जो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है पॉइंट क्या कि विकास निरंतर रूप से चलता है, क्या विकास निरंतर रूप से होता है, ठीक है, मीन्स निरंतर रूप मतलब कि जब से आदमी जन्म होता है तब से लेकर के मरता है जब तक, तब तक ये निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या है कि मानवीय क्षमताएं, क्या मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है शारीरिक, और ऑप्शन बी संवेगात्मक, ऑप्शन सी कॉग्निटिव और ऑप्शन डी जो है नैतिक। दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बुद्धि और समस्या समाधान एवं समालोचनात्मक चिंतन के बारे में बोला रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा। क्या जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा। जीन पियाजे ने उसके बारे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, ठीक है। अब इसका जो एलोब्रेशन दिया गया है उसको भी समझ लीजिए, क्या दिया है कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत मानसिक क्रियाओं के द्वारा अधिगम को प्राप्त करते हैं। क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत मानसिक क्रियाओं के द्वारा अधिगम को प्राप्त करते हैं। और संज्ञान के अंतर्गत ज्ञान, संवेदना, समग्रता, विश्लेषण और संश्लेषण, मूल्यांकन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क चिंतन, अनुप्रयोग, स्मृति, बौद्धिक क्षमता इत्यादि आते हैं। ये सारी चीजें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है, क्या संज्ञानात्मक एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जानकारी को प्राप्त करता है और समस्या का हल निकालता है, चिंतन एवं तर्क करता है, दो वस्तुओं के बीच विभेद करता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संकल्पना को याद करता है। यह विकास की प्रक्रिया व्यक्तिगत होती है, यह विकास की प्रक्रिया व्यक्तिगत होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संज्ञानात्मक विकास के बालक में सीखने की क्षमता बढ़ती है और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास शैशवावस्था से ही पहले प्रारंभ हो जाता है। क्या शैशवावस्था से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि कथन ए क्या दिया हुआ है कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। तो केवल ऑफिस स्कूल से ही नहीं केवल बच्चे पैदा कर मतलब कि कोई भी चीज़ सीखते हैं और जगहों से भी सीखते हैं। तो उसके बाद ये फर्स्ट वाला कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, बच्चों का समाजीकरण एक सरल एवं एक रेखीय प्रक्रिया है। इसको सही विकल्प चुनना है। क्या करना है, ये रीजन था, ये इसका क्या था रीजन था और ये असर्शन था, असर्शन, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखना है तो कौन सा कथन ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए और ए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि बोथ ए एंड आर, क्या ए एंड आर और ट्रू दोनों सही हैं और आज आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी क्या है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत होगा, आइए इसके एलोब्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिए, उपयुक्त प्रश्न में अभिकथन एक व कारण दो, कारण आर दोनों गलत हैं। बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण नहीं करते हैं, वह अनौपचारिक शिक्षा द्वारा ही भी अपने दैनिक क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। और औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कि विभिन्न औपचारिकताओं के साथ जानबूझ करके निश्चित समयानुसार क्रियाशील होती है। क्या निश्चित समयानुसार
क्रियाशील होती है तथा यह नियमित रूप से विधिवत प्रदान की जाती है, नियमित रूप से विधिवत प्रदान की जाती है। और इस शिक्षा का स्थान और समय निश्चित होता है। क्या स्थान और समय निश्चित होने का मतलब यह है कि बच्चा समय से स्कूल जाएगा और समय से घर आएगा। और स्कूल जो है एक स्पेसिफिक जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ ना आए। स्कूल जो होता है थोड़ा सा शांत एरिया में बनाया जाना चाहिए। उसके बाद क्या है दोस्तों, इस शिक्षा की विषय सामग्री भी निश्चित होती है। क्या विषय सामग्री जो निश्चित होती है, सिलेबस भी निश्चित होता है। बच्चों की समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया नहीं है। जो बच्चों का समाजीकरण जो है सरल और रेखीय प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझते हैं। बच्चे भिन्न भिन्न समाज में विकसित होते हैं, अलग अलग उनका समाज होता है और इसलिए इसे रेखीय नहीं कहा जाता है। और बालक के समाजीकरण में अनुकरण का बहुत ही अधिक महत्व होता है। वो इमिटेशन ज़्यादा करते हैं, क्या करते हैं, नकल ज़्यादा करते हैं। और क्योंकि आराम से ही वह दूसरों का अनुकरण करके उनकी बातों को सीखते हैं। जैसा कि घर और समाज के लोग बातचीत करते हैं और व्यवहार करते हैं, वैसे ही वो भी सीखते हैं, बातचीत करते हैं और व्यवहार करते हैं। बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं और फिर वैसा ही व्यवहार करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगता है। क्या किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने के लिए लगता है। ऑप्शन ए क्या है, संतुलन। ऑप्शन बी असंतुलन। ऑप्शन सी आत्मसत्करण। ऑप्शन डी समंजन। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संतुलन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए संतुलन। मीन्स देखिए क्या है कि व्यक्ति अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान निरंतर खोजते रहते हैं। संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमेशा उसको खोजते रहते हैं, समाधान खोजते रहते हैं। अब इसका एलोबरेशन क्या होगा दोस्तों, इसका एलोबरेशन है कि जीन पियाजे के अनुसार, क्या जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए जीन पियाजे को अच्छे से समझ लीजिए। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। पियाजे 4 प्रकार की पहचान, 4 कारकों की पहचान करता है। जैविक परिपक्वता, सक्रिय अन्वेषण, सामाजिक अनुभव और संतुलन, जो किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। पियाजे के अनुसार विचारों में वास्तविक परिवर्तन संतुलन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। और संतुलन की प्रक्रिया इस तरह काम करती है, यदि हम किसी घटना या स्थिति के लिए एक विशेष स्कीमा लागू करते हैं और स्कीमा संतोषजनक परिणाम नहीं देती है तो बच्चे की दुनिया को समझने के लिए अपर्याप्तता है, तो असंतुलन उत्पन्न होता है और हम असहज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हम असहज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि परिकल्पनात्मक, क्या परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता, किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। ऑप्शन ए क्या है, संवेदी गत्यात्मक चरण। ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक चरण। और ऑप्शन डी क्या है, मूर्त संक्रियात्मक चरण। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है कि औपचारिक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, आइए इसके एलोब्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूल का हिस्सा होते हैं। क्या अनुकूलन का हिस्सा होते हैं, एडॉप्टेशन का हिस्सा होते हैं और संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं के एक निश्चित क्रम का अनुकरण करता है। इसके संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं थी। कौन सी, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11+ वर्ष तक। कितना, 11+ वर्ष तक। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और भी जो पॉइंट दिया गया है उसके बारे में भी, क्या है कि औपचारिक संक्रियात्मक मूर्त अवधारणा, अमूर्त अवधारणा जो होती है और संचालन पर काम करने की क्षमता 11 वर्ष की उम्र के आसपास आरंभ होती है। और इस स्तर पर संज्ञानात्मक विकास में पियाजे के परिकल्पना निगमनात्मक तर्क को आवश्यक माना था। क्या आवश्यक माना था। और किशोर अब परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक और अमूर्त अवधारणा पर विचार करना आरंभ कर सकते हैं। क्या आरंभ कर सकते हैं। वे प्रायः क्या अगर स्थितियों और प्रश्नों पर विचार करते हैं, कई समाधानों या संभावित
परिणामों के बारे में सोचने में सक्षम होते हैं। क्या संभावित परिणामों के बारे में सोचने में सक्षम होते हैं। अतः पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है। क्या परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक हो जाएगा। और इसके एलोबरेशन के बारे में समझ लेते हैं क्या दिया गया, इसको ध्यान से समझिएगा। जीन पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं में ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बालक अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। और जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं, बालक केवल सहज क्रियाएं करते हैं। और इन क्रियाओं में किसी भी वस्तु को मुंह से लेकर के चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। क्या, मुंह से लेकर के चूसने की प्रक्रिया अधिक प्रबल होती है। 1 से 4 माह के बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों द्वारा प्रवर्तित होती है। क्या, अनुभूतियों द्वारा प्रवर्तित होती हैं और दोहराई जाती हैं और एक दूसरे के साथ समन्वित कोऑर्डिनेट होती हैं। और 4 से 6 माह की अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने और उन्हें इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं। 8 से 12 माह तक की अवस्था में बच्चे उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं। क्या, साधन में अंतर करने लगते हैं। उसके बाद फिर क्या है कि और साथ ही साथ अपने से बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण करते हैं। जो उनसे बड़े लोग मम्मी हैं या पापा हैं तो या भाई हैं तो उनका अनुकरण करेंगे, इमिटेशन करेंगे। इस अवस्था में बच्चों को जो स्कीमा अर्थात व्यवहारों के संगठित पैटर्न सीखते हैं उनका सामान्यीकरण भी करने लगते हैं। 12 से 18 वर्ष माह की बच्चे जो होते हैं वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीख करके ग्रहण करते हैं। 18 से 24 माह की अवस्था में बच्चे देखी गई वस्तु की अनुपस्थिति में भी स्थित उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। क्या, अस्तित्व को समझने लगते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है, हेंज की दुविधा। क्या, जो हेंज नामक जो साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, उनके बारे में हेंज की दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए था क्योंकि उसे इसकी जरूरत थी। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, दंड और आज्ञापालन अभिमुखता, ऑप्शन बी यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता और ऑप्शन सी अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिमुखता। और उसके बाद क्या ऑप्शन डी जो है कानून और व्यवस्था की अभिमुखता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा कि यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसके एलोबरेशन के बारे में समझते हैं। एलोबरेशन क्या है कि हेंज की सुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। और नैतिक तर्क के यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। व्यवहार की सार्थकता स्वहित पर आधारित होती है और दूसरों की केवल इतनी ही मदद करें जो कि हमारे स्वयं के लिए भी लाभदायक हो। दूसरे का मदद उतना ही करना चाहिए जो स्वयं के लिए लाभदायक हो, ये नहीं कि आप इतना मदद कर दें कि आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। इस प्रकार यह तर्क है कि कार्य तभी नैतिक होगा जब नियमों का पालन स्वयं के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर आए। और एक बच्चे का तर्क इस स्तर पर हो सकता है कि हेंज की दवा चुराना सही था यदि वह वैद्य के लिए एक लिखित संदेश छोड़ता हो कि उसके समर्थन में कुछ अच्छा जरूर करेगा। यह तर्क लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक तर्कड़ा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है इसके बारे में ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है कि लेव वाइगोस्की से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे दोस्तों लेव वाइगोस्की को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। वाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है। तो ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन सी व्यवहारवादी और ऑप्शन डी जो है सूचना प्रसंस्करण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, सामाजिक सांस्कृतिक,
राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक। अब इसके एलोब्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। एलोब्रेशन क्या है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एलोब्रेशन है कि लेव वाइगोस्की ने सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत माना गया है। लेव वाइगोस्की एक रूसी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसको निकट स्थान का क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोस्की के अनुसार छात्रों का अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। वाइगोस्की के सिद्धांत को संरचनात्मकतावादी की संज्ञा दी जाती है, और वाइगोस्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। क्या महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। तो ऑप्शन ए जो है कि नकारात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन बी प्रतियोगिता, और ऑप्शन सी भाषा, और ऑप्शन डी क्या आनुवांशिक विन्यास। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कैसे होगा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये कैसे होगा कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है। उनका मानना था कि भाषा प्राप्त करने से बच्चों अपने उच्च मानसिक कार्य को संशोधित करता है, और वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जोर देते हैं। उनके अनुसार बच्चे आत्मनिर्देशन के लिए खुद को बात करते हैं, और अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में वाइगोस्की ने भाषा के 3 चरणों का भी प्रस्ताव दिया था। एक बच्चा संज्ञानात्मक के रूप में विकसित होने के दौरान कैसे प्रगति करता है, यह चरण निम्न है। क्या क्या चरण निम्न है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। चरण क्या है कि सामाजिक भाषा, क्या कि यह बाहरी संचार को अन्य लोगों के साथ बात करने के लिए संदर्भित करती है। नेक्स्ट निजी भाषा, यह आंतरिक संचार को संदर्भित करती है, और जिसके द्वारा बच्चे खुद को निर्देशित करते हैं। यह साझा ज्ञान को व्यक्तिगत करने में बदलने का एक तंत्र है। आंतरिक भाषा क्या है, आंतरिक भाषा क्या है कि यह तब उत्पन्न होती है जब निजी भाषा लुप्त हो जाती है और मौन आंतरिक भाषा वाणी में बदल जाती है। क्या आंतरिक वाणी भाषा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। क्या निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। तो ऑप्शन ए क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन के योगात्मक मूल्यांकन की ओर, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। ऑप्शन बी क्या है, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। ऑप्शन सी खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। ऑप्शन डी लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन इसका जो एलोब्रेशन है उसको भी ध्यान से समझ लीजिए कि बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। अर्थात बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण तथा उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर शिक्षण दिया जाता है तथा बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण होने पर बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक, रोगी बालक, अपराधी बालक इत्यादि का निदान किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा में क्या है कि इस प्रकार शिक्षा में कंठस्थ स्मरण के स्थान पर क्रियाधारित अधिगम कराया जाता है ताकि बच्चा उस शिक्षण को सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है उसके बारे में समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की दिया है कि हार्वर्ड गार्डनर, क्या हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के विचारों के अनुसार क्या है, बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार क्या है। तो ऑप्शन ए क्या है कि तार्किक गणितीय बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। ऑप्शन बी दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन सी क्या है, बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक।
ऑप्शन जो डी क्या दिया हुआ है कि हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है, मतलब कि हर एक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है अलग अलग होती है और उनके स्तर भी अलग अलग होते हैं। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। अब एलाबोरेशन क्या है इसको भी समझ लीजिए। एलाबोरेशन क्या है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है और इसके अनुसार हर व्यक्ति आप अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों विविध स्तर निहित करता है। गार्डनर ने बुद्धि और के सिद्धांत को सूचना को संशोधित करने के लिए एक जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, जिसे सांस्कृतिक व्यवस्था में समस्याओं को हल करने या संस्कृति में मूलों के उत्पादों को बढ़ाने के लिए सक्रिय किया जा सकता है। क्या सक्रिय किया जा सकता है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उन्होंने उन्हें बहुबुद्धि के सिद्धांत को 8 विभिन्न प्रकार की बुद्धियों में वर्गीकृत किया है और 8 बुद्धियों में क्या वर्गीकृत किया है। अब उसकी 8 बुद्धियां कौन है हार्वर्ड गार्डनर की? तो पहला क्या है दृश्य स्थानिक, और दूसरा क्या है संगीत, तीसरा क्या है अंतर्वैयक्तिक, और चौथा क्या है तार्किक गणितीय, पांचवा क्या है शारीरिक गतिकी, और छठवां अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सातवां भाषाई और आठवां प्रकृतिवादी। तो ये 8 प्रकार की बुद्धि ने बताया हार्वर्ड गार्डनर ने। यह सभी चरण क्या है एक जैविक कारक से संबंधित है। क्या एक जैविक कारक से संबंधित है जो इन चरणों को एक अलग अलग संदर्भ में प्रभावित करती है, जैसे कि रुचि, सक्रियता आदि। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसमें असर्शन और रीजन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? असर्शन और रीजन, अभिकथन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन और रीजन क्या है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थी को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसका जो रीजन है क्या है कि निज वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करते हैं। क्या सुसाधित करते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन ए क्या है कि ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी क्या है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्तों इनमें से दोनों सही है। क्या ए और आर दोनों सही है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, व्याख्या करता है और दोनों सही भी है। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है इसको भी समझ लीजिएगा ध्यान से कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि निजी वाक भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुशासित करता है। भाषा विकास बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं को कभी कभी बाधित नहीं करता है और भाषा विचारों के निर्माण से विकसित होता है। यह पूरी तरह से लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की विचार प्रक्रिया पर निर्भर है। निजी भाषा की आंतरिक संरचना संचार को संदर्भित करता है, आंतरिक संचार को संदर्भित करता है, जिसके द्वारा बच्चे स्वयं को निर्देशित करते हैं। यह साझा ज्ञान व्यक्ति को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का एक तंत्र है। अभिकथन ए जो है और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसके बारे में समझ लीजिएगा, देख लीजिए क्या है कि एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िवादियों को कैसे प्रभावहीन बना सकती है। ऑप्शन ए क्या है कि यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेले और लड़के सिर्फ फुटबॉल। तो ये गलत हो सकता है। क्या है? बना सकती है, तो ये हो सकता है, प्रबल हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी है यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। उसके बाद क्या ऑप्शन सी क्या है फर्नीचर इधर से उधर रखने के में केवल लड़कों की सहायता लेना। ऑप्शन डी क्या है कि सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाप कला प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी लोगों को सारी चीज़ों में भाग लेना चाहिए। अब डी कैसे होगा उसके बारे में समझ लेते हैं कि एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िवादिताओं को इस प्रकार प्रभावहीन कर सकती हैं। इस प्रकार प्रभावहीन करना है तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि सभी बच्चों को हर एक चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। लड़कियों और लड़कों को एक साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए।
कक्षा में लचीलेपन को बढ़ावा देना चाहिए। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए करना चाहिए। गैर रूढ़िवादिता यौन भूमिकाएं प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे कि बाइक की सवारी करने वाली लड़की या रसोई में खाना पकाने वाला लड़का। और नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक छात्र को बिना भेद किए सभी गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहिए। क्या? सभी गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहिए। सभी लड़के लड़कियों के बैठने की व्यवस्था अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सभी लोग क्लास में ही बैठेंगे, एक जगह बैठेंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक अध्यापिका जेंडर संबंधी रूढ़िवादिताओं को प्रभावहीन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? असर्शन और उसके बाद रीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है कि विषय वस्तु, क्वेश्चन क्या, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में हेतु प्रचुर अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या है, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। नेक्स्ट क्या है कि अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु। और नेक्स्ट थर्ड क्या है, विविध जानकारी की पुष्टि करने हेतु। उसके बाद नंबर 4 क्या है, किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करने हेतु। उसके बाद क्या है, आशासन क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट सेकेंड दोनों सही है। उसके बाद बी वाले में क्या दिया है, फर्स्ट और थर्ड सही है। सी वाले में क्या दिया हुआ है कि सेकेंड और थर्ड सही है। और उसके बाद फोर्थ में क्या दिया हुआ है, मतलब डी में क्या दिया है, थर्ड और फोर्थ सही है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्ड और फोर्थ सही होगा। थर्ड और फोर्थ मीन्स विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु। और उसके बाद फोर्थ क्या है, किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। अब इसका एलोब्रेशन क्या है उसके बारे में समझ लीजिए कि समालोचनात्मक चिंतन शिक्षार्थियों के विश्वास को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह अच्छे या तर्क संगत निर्णय लेने में भी गलत निर्णय को अस्वीकार करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। समालोचनात्मक चिंतन में चीजें को खुले दिमाग से देखना और अवलोकन करना, एक और विचार या अवधारणा को यथासंभव कई कोणों के रूप में जांचना शामिल है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और भी कुछ पॉइंट क्या है इसके बारे में समझिए। खुले दिमाग के साथ किसी मुद्दे पर पहुंचने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना चाहिए। किसी मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना चाहिए। तर्कसंगत रूप से विचार करके विचारों के बीच तार्किक संबंध बनाना चाहिए। और कई बातों में अपनी अंतर्दृष्टि को बढ़ाने के लिए उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और अनुमान लगाने के लिए भी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इसको ध्यान से देखिएगा कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर रोज देती हैं, क्या इस पर किस पर जोर देती हैं। तो ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन पे, ऑप्शन बी मानकीकृत मूल्यांकन पे, ऑप्शन सी मानक संदर्भित मूल्यांकन पे और ऑप्शन डी योगात्मक मूल्यांकन पे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, रचनात्मक मूल्यांकन पे, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। इसी में इसका एलोब्रेशन क्या है इसको भी समझ लीजिए कि एक संरचनात्मक कक्षा में एक अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है और मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार उद्देश्य से डेटा एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षार्थियों की प्राप्ति में सुधार करने के लिए, शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित और औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। यह मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया से अलग और बाद में किया जाता है। यह शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के बारे में एक विचार देता है और शिक्षक को यह समझाने में भी मदद करता है कि शिक्षार्थी सीखने में सक्षम है या नहीं। अतः एक संरचनावादी कक्षा में संरचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षकों को शिक्षार्थियों की सीखने की प्रकृति का एक निरीक्षण और विश्लेषण करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है कि समावेशी शिक्षा डैश के विविध जरिए के निष्कासन पर बल देती है। तो ऑप्शन ए क्या है, प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति और ऑप्शन डी संलग्नता
और ऑप्शन सी संलग्नता और ऑप्शन डी क्या है, भेदभाव। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कैसे होगा इसका क्या एलोब्रेशन क्या है उसको भी समझ लीजिए कि समावेशी शिक्षा भेदभाव के विविध जरिए के निष्कासन पर बल देती है। और समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी छात्र उपस्थित होते हैं और उनके पड़ोस के स्कूलों द्वारा आयु उपयुक्त नियमित कक्षाओं में उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें स्कूलों के जीवन के सभी पहलुओं को सीखने, योगदान देने और भाग लेने के लिए समर्थन दिया जाता है। समावेशी शिक्षा इस बारे में है कि हम अपने स्कूलों, कक्षाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों को कैसे विकसित और डिजाइन करते हैं ताकि सभी छात्र एक साथ सीखें और भाग लें। समावेशी शिक्षा एक सामान्य सीखने के माहौल में की जाती है, एक समान सीखने के माहौल में की जाती है, यानी एक शैक्षिक सेटिंग जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के और अलग अलग क्षमताओं वाले छात्र एक समावेशी वातावरण में एक साथ सीखते हैं। समावेशी शिक्षा सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में है, जो उनकी विविध आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से एक सतह से प्रतिक्रिया, स्वीकार्य, सम्मानजनक और सहायक तरीके से पूरा करता है। यह समाज की कुरीतियों को दूर करके शिक्षा प्रदान करती है। अतः इसलिए समावेशी शिक्षा भेदभाव के जरिए से निष्कासन पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों के विद्यार्थी आते हैं और एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए क्या है, अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। ऑप्शन बी क्या है, समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। और ऑप्शन सी क्या है कि प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना। और ऑप्शन डी क्या है कि अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादियों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। ओके दोस्तों, इसका कैसे होगा उसके बारे में एलोब्रेशन क्या है वो भी समझ लेते हैं कि एक कक्षा में विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों के विद्यार्थी आते हैं। एक अध्यापिका निम्नलिखित तरीकों से समावेशी वातावरण की रचना कर सकती। कैसे, बच्चों के सीखने के अनुभव को बाधित करने वाली अपने रूढ़ियों और विश्वासों पर चिंतन करने, समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उन्हें अन्य छात्रों के बीच कक्षा में अपनी नैतिकता और संस्कृति को साझा करना अवसर दें और कक्षा में उनकी स्थानीय पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करें और कक्षा में बच्चों के अनुभव को विविधता को शामिल करें। ये सब सारी चीज़ें हैं। ओके दोस्तों, और भी पॉइंट हैं, क्या है इसको ध्यान से समझ लीजिए कि कक्षा में बच्चों के अनुभव की विविधता को शामिल करें, उन्हें ऐसा मंच प्रदान करें जहां वे अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर आ सके और अपने अनुभव को साझा कर सके। छात्रों को एक दूसरे की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों का सम्मान करने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक संस्थागत लोकाचार बनाएं और जिसमें समानता पर जोर दिया जाना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या है, अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी है सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से भी प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है कि विद्यार्थी से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन डी, दिखाए जा रहे वीडियो को उपशीर्षक देना चाहिए। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी प्रकार। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। इसका कैसे होगा बी वाला, इसके बारे में भी समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन के लिए अध्यापक को निम्नलिखित विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना। और उसके बाद क्या है कि उनकी दृष्टि का इष्टतम उपयोग, अर्थात जहां तक वे देख सके। ठीक है, उसके बाद क्या, नेक्स्ट पॉइंट, बड़ी बड़ी छपी हुई पुस्तकें और अध्ययन विषय वस्तु प्रयोग में लाए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, उन्हें कक्षा की पहली पंक्ति में बैठाना चाहिए। नेक्स्ट, गहरे रंग की विषय वस्तु का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है
कि चमकदार चमकदार वस्तुओं और वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। बड़े शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऐसे शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिसे वे छू सके और महसूस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से समझिएगा कि ध्यान के अभाव में एवं अति सक्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या है, परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य को देना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों से विकास में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन डी है कि गैर लालची विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण कार्य करने चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। ओके दोस्तों, उसके बाद क्या है इसका कैसे एलाबोरेशन है इसको भी समझ लीजिए कि ध्यानाभाव सक्रियता विकार ADHD एक मस्तिष्क विकार है। क्या है, ADHD एक मस्तिष्क विकास है, विकार है जो आपके ध्यान में देने, बैठने, स्थिर रहने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीके को प्रभावित करता है। ADHD से ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समायोजन के लिए अध्यापक को निम्नलिखित शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। पॉइंट क्या है कि विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना ताकि अक्षमता वाले शिक्षार्थी भी इसे बहुत अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक लचीला पाठ्यक्रम बनाएं, समय रेखा भी लचीली होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करने वाली अवधारणाएं और मूर्त से अमूर्त तक प्रगति होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रगति को मापने और उपचार के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक आधार रेखा स्थापित करें। नेक्स्ट पॉइंट, नियमित प्रतिपुष्टि प्रदान करना और शिक्षार्थी के अधिगम के बीच अंतर को कम करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 20 वाला क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि पठन वैकल्प, क्या पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। तो ऑप्शन ए लिखित विषय सामग्री के बोध, ऑप्शन बी जो है शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, ऑप्शन सी दूसरों की भावनाओं को समझने में, ऑप्शन डी चित्र बनाने में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लिखित विषय सामग्री के बोध में। इसका कैसे होगा उसके बारे में समझ लेते हैं एलाबोरेशन। पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से लिखित सामग्री के बोध में चुनौती पैदा करता है। डिसलेक्सिया सीखने समझने में होने वाली कठिनाई है जो पढ़ने में दिक्कत, लिखने और वर्तनी की समस्याओं का कारण बनती है। यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है लेकिन बच्चे सीधे अक्षर को उल्टा दिखते हैं और इस तरह लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये क्या है, इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है, यह ज़्यादातर बच्चों में होता है और वयस्क होने तक इसका पता नहीं चल पाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है इसके बारे में समझते हैं कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए, क्या प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या है, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी मानकीकृत, ऑप्शन सी परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन डी जो व्यवहारवादी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसका जो एलोब्रेशन है उसको भी समझ लीजिए कि क्या है कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक प्रविधियों को इस्तेमाल करने चाहिए और अर्थपूर्ण अधिगम से तात्पर्य पूरी समझ के साथ प्रक्रिया से और ठीक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। तभी यह भी होता है कि जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से कार्यों और गतिविधियों में लगे होते हैं, शिक्षक को शिक्षार्थियों में विचार और तर्क संगतता को विकसित करने के लिए समस्या पर काम करने के लिए कई तरीकों का भी प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वे अवधारणाओं को प्रभावशाली ढंग से समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है इसके बारे में समझते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीके पर बल देती है। तो ऑप्शन ए क्या है, अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम और उसके बाद वैज्ञानिक अधिगम, करके सीखना अधिगम। तो इसका ऑप्शन ए क्या है, फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन सी क्या है कि फर्स्ट
सेकेंड और फोर्थ, ऑप्शन बी क्या है थर्ड और फोर्थ सही है, और ऑप्शन डी क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सही है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। मीन्स ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो अनुभवात्मक अधिगम को भी बढ़ावा देती है, बल देती है, डिजिटल अधिगम पे भी बल देती है, उसके साथ साथ वैज्ञानिक अधिगम और करके सीखने के पे भी बल देती है। आइए इसके एलोब्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। इसका एलोब्रेशन है क्या कि पहले की दो शिक्षा नीतियाँ 1968 क्या 1968 और 1986 स्वतंत्रता के समय से अस्तित्व में हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणामों में सुधार पर जोर देती है, क्या सुधार पर जोर देती है, और ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सके। जैसे एनईपी 2020 में अधिगम के निम्न तरीकों पर बल देती है। फर्स्ट क्या है कि अनुभवात्मक अधिगम पे बल देती है, डिजिटल अधिगम पे, वैज्ञानिक अधिगम पे, करके सीखने के अधिगम पे बल देती है। उसके बाद फिर क्या है कि यह जो चारों क्या यह चारों ही एनईपी 2020 के अधिगम के ऐसे तरीके पर बल देती है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 23 कि अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए क्या है विद्यार्थी को चिंतन के अभिसारित तरीकों के अवसर देकर के। ऑप्शन बी क्या विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करने के लिए। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन समुन्नत करने के लिए। ऑप्शन डी क्या जो प्रासंगिक हो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने की प्रोत्साहित करके। ओके दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी मीन्स विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन समुन्नत करके। ठीक है दोस्तों, इसका एलोब्रेशन क्या है उसको भी समझ लीजिए। एलोब्रेशन क्या है कि अध्यापकों का विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों से अर्जन को सुगम सहज करना, विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करने और स्व आकलन समुन्नत करके विद्यार्थियों को शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करने में सहायता मिलती है। यह अभ्यास शिक्षार्थियों को उनके ज्ञान अंतराल की पहचान करने और उपयुक्त सीखने की रणनीति अपनाने और नए सीखने की एक उपकरण के रूप में मूल्यांकन का उपयोग करने में मदद करता है। ऐसा करने से शिक्षार्थियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। क्या होती है? कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है कि प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए क्या अनुक्रिया समुच्चय, ऑप्शन बी कलन विधि, और ऑप्शन सी क्या है खोजबीन विधि, ऑप्शन डी साम्यानुमान विधि। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय विधि। क्या? अनुक्रिया समुच्चय विधि। तो इसका एलोब्रेशन क्या है इसको भी समझ लेते हैं। इसका एलोब्रेशन है क्या कि प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों के अनुक्रिया समुच्चय का इस्तेमाल करके हतोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में बच्चों को जीवन में सफल होने में मदद करने के लिए समस्या समाधान को सुविधाजनक बनाना आवश्यक है। क्या? समस्या जो है उसका समाधान करने के लिए सुविधाजनक बनाना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए एक शिक्षक का विद्यार्थियों को चीज़ों का विश्लेषण करने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से समस्या का समाधान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है कि नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए। क्या? नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन ए क्या है उसकी समझ जो उनके अनुभवों के आधार पर बनी है और उसकी निम्न अंतर वैयक्तिक और अंतर वैयक्तिक बुद्धि।
उसके बाद नई अवधारणा सीखने के लिए और प्रेरणा की कमी। उसके बाद क्या है राइट क्वेश्चन, राइट मतलब इसका डी है जो उच्च स्तरीय समस्या समाधान करने के लिए। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें वो देखी है उसको वो बता रही है, उसकी समझ जो है कि उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो एलोब्रेशन है उसको भी समझ लीजिए क्या है। एलोब्रेशन, रानी प्रायः घरेलू कार्यों या अपने आसपास के लोगों को जल की आवश्यकता हेतु नल का प्रयोग करते हुए देखती है तथा भ्रमण के दौरान किसानों द्वारा खेतों में फव्वारे सिंचाई करते हुए देखती है। अतः जब कक्षा में जल के स्रोतों के बारे में चर्चा की जाती है तो रानी अपने अनुभव के आधार पर बनी अपनी समझ का प्रयोग करते हुए उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं और स्रोतों के बारे में उसने देखा ही नहीं है। नल मतलब कि जो घर में नल है उसके बारे में, और फव्वारा जो उसके बाथरूम में लगा हुआ उसके बस वो देखी है, इसलिए वो उसका जो समझ है उसी के बारे में है। इसलिए बच्चों को सारी चीज़ों को दिखाना चाहिए और उसके बारे में समझाना चाहिए। दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है योजना, ऑप्शन बी मॉनिटरिंग पर्यवेक्षण, और ऑप्शन सी क्या है मूल्यांकन, और ऑप्शन डी क्या है निष्क्रिय अनुकरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी निष्क्रिय अनुकरण। अब ये कैसे होगा उसके बारे में भी समझ लीजिए कैसे होगा कि अभिसंज्ञानात्मक कौशल में विद्यार्थी के अधिगम और प्रदर्शन को प्रभावित करने की शक्ति होती है। अभ्यास के साथ समयानुसार अभिसंज्ञानात्मक विकसित हो सकता है और जब हम अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो उन्हें अधिसंज्ञान कहा जाता है। अधिसंज्ञान छात्रों के विचारों को अपसारी बनाता है और उन्हें अपनी स्वयं की कार्यात्मकताओं पर नियंत्रण देता है। अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियों में समस्या को हल करने का स्वयं मूल्यांकन करके आत्म सुधार शामिल है। अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में निष्क्रिय अनुकरण का कोई भी स्थान नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति स्वयं से कार्य करने की क्षमता रखता है। क्या व्यक्ति स्वयं से कार्य करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है कि भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए क्या है कि अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर नहीं होती है, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या है अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में। ऑप्शन सी क्या है जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा को प्रभावित करते हैं, और ऑप्शन डी क्या है निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समन्वित करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मीन्स की जानकारी ग्रहण करने के कौशल का मनोदशा प्रभावित होते हैं। अब इसका जो एलोब्रेशन है उसको समझ लेते हैं कि जानकारी ग्रहण करने की कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं और यह कथन भावनाओं और संज्ञान के बारे में सही है। संवेग एक मानसिक स्थिति है जो भय क्रोध प्रेम आदि से जुड़ी होती है। संज्ञान अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है और संज्ञान बताता है कि मानसिक प्रक्रियाएं अर्थात सीखने याद रखने समस्या को सुलझाने और जन्म से लेकर के वयस्क होने तक की सोच कैसे विकसित होती है। एक बच्चे में शारीरिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक और सामाजिक विकास एक एकीकृत और समग्र निर्माण का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए एक अध्यापक को क्या सम्मानित करना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या है निपुणता उन्मुख उद्देश्य, ऑप्शन बी योग्यता का सत्व अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी क्या असहायता का सीखा हुआ भाव, ऑप्शन डी क्या है कि प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो है कि निपुणता उन्मुख उद्देश्य। अब ये कैसे होगा इसके बारे में भी समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा कि विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित रहने के लिए अध्यापक को निपुणता उन्मुखीकरण को निर्धारित मानकों के अनुसार अधिगम और कार्यों में निपुणता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है। विद्यार्थी नए कौशल विकसित करने सुधार करने के लिए अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक निपुणता दृष्टिकोण उन्मुखीकरण उन व्यक्तियों का वर्णन करना है जो जितना कि संभव हो और अधिगम पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। 29 क्या है
कि विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए क्या है कि लचीली समस्या सारणी, और नेक्स्ट संरचनात्मक, ऑप्शन बी संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी क्या है कठोर पाठ्य चर्चा, ऑप्शन डी क्या है अधिगम हेतु मूल्यांकन। दोस्तों जो क्या है कि इसमें कौन सा बाधा उत्पन्न करेगा, तो कठोर पाठ्य चर्चा जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कठोर पाठ्य चर्चा ऑप्शन सी, ये जो है बाधा उत्पन्न करेगा। और जो लचीली समय सारणी, क्योंकि देखिए बारिश होगी या सुबह जब ठंडी रहेगी तो शाम थोड़ा लेट करके स्कूल खुलेगा, और जब क्या होता है कि इसको जब गर्मी होती है तो सुबह सुबह ही स्कूल हो जाता है। तो ये क्या होना चाहिए, कठोर पाठ्य चर्चा नहीं होना चाहिए, में ये वाला ऑप्शन सही है। इसका एलोब्रेशन क्या है, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या कि विद्यालय में बच्चों की सफलता में कठोर पाठ्य चर्चा बाधा उत्पन्न करती है। क्या कठोर पाठ्य चर्चा होती है तो बाधा उत्पन्न करती है। पाठ्यक्रम इस प्रकार के होने चाहिए जो बच्चों की सोचने की क्षमता को बढ़ावा दे। पाठ्य चर्चा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की संरचनात्मक को बढ़ाए, साथ ही साथ नई चीज़ें सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। कठिन पाठ्य चर्चा से बच्चों की अधिगम क्षमता काफ़ी प्रभावित होती है, अतः हम कह सकते हैं कि एक कठोर पाठ्य चर्चा छात्रों के अधिगम में बाधा उत्पन्न कर सकती है और साथ ही साथ विद्यालय की सफलता में भी बाधा उत्पन्न कर सकती है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सी था क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 30 क्या दिया हुआ है, आशासन में अभिकथन में कि किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन जीवन के संबंध बनाया जाए। क्या दिन प्रतिदिन जीवन के संबंध बनाया जाए। उसके बाद फिर क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है इसका कि अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। अब इसका सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प क्या है इसके बारे में ध्यान से देखिएगा कि बोथ ए एंड बी, क्या बोथ ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी क्या है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी क्या है, ए और आर दोनों गलत हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका एलोब्रेशन क्या है उसके बारे में समझ लीजिएगा कि क्या है कि किसी अवधारणा को समझते समय यह महत्वपूर्ण है कि किसी विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन के संबंध बनाया जाए ताकि वह अवधारणा निश्चित स्थान पर उपयोग किया जा सके। और अतः कथन ए सही है और अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि रटन प्रवृत्ति से अधिगम का दैनिक जीवन में उपयोग नहीं किया जा सकता है। अतः कारण आर जो गलत है, अतः इस विकल्प सी का उपयुक्त उत्तर सी है। क्या विकल्प का उपयुक्त उत्तर सी है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। और ऐसे ही अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और उसके साथ साथ बहुत सारे दोस्तों को भी शेयर करिएगा। दोस्तों नमस्कार।